बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल में हमने आप लोगों के कोर्स के कुछ यूनिट्स कवर कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट 5 है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि इसके एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि हेल्थ एजुकेशन के बेसिक गोल्स आप लोगों को पता होंगी, वो बता पाएंगे। जो फैक्टर हेल्थ एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं उनके बारे में आप बता सकेंगे। हेल्थ बिलीफ मॉडल आप जानेंगे और हेल्थ प्रमोशन मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो थ्योरीज़ है कॉग्निटिव और बिहेवियरल थ्योरी, वो भी डिस्कस करेंगे। हेल्थ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं इसके, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टीचिंग एड्स और क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, और किस तरीके से अगर एजुकेशन सेशन ली जाती है तो वो उसके लिए प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, वो भी आप सीख जाएंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है, हेल्थ एजुकेशन इज़ ए सेंट्रल एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल आगे स्लाइड्स में भी आ रहा है, यानी प्राइमरी हेल्थ सर्कल में बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि स्पेसिफ़िक है प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड, कि जिसमें जो बेसिक मेडिकेशंस वगैरह है वो आती हैं, और उसमें मदर चाइल्ड केयर जो है वो आती है। इसके अलावा यानी हेल्थ फॉर ऑल के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है बेसिक हेल्थ के लिए, तो वो उसमें आती हैं। तो उसमें उसका एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हेल्थ एजुकेशन भी है। आगे वो सर्कल दिया गया है, उसमें आप देख लेंगे कि उसमें उसका एक हिस्सा जो है वो हेल्थ एजुकेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि ये एक सेंट्रल जो है वो पार्ट है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका एक कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल का। और सेंट्रल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन के बगैर प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी कम्युनिटी को किसी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें करनी होती हैं, अपने आप को डिजीज़ से बचाने के लिए, इलनेस से बचाने के लिए जो मेजर्स करने होते हैं, उनके बारे में अगर किसी कम्युनिटी को कुछ भी पता नहीं है, उनको उस बारे में कोई भी हेल्थ एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो कभी भी जो है अपने हेल्थ को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बता रहा है कि ये जो हेल्थ एजुकेशन है ये एक सेंट्रल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल का। It is an essential tool of community health and every community health worker is a health educator। आप देख ले कि ये जो हेल्थ एजुकेशन है ये कम्युनिटी हेल्थ का एक एसेंशियल टूल है, यानी इसके बगैर कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और हर एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है वो हेल्थ एजुकेटर है। हर एक हेल्थ वर्कर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को अवेयर करे और वो लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करे। अच्छा स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल हेल्थ क्या होती हैं? तो लिखा है, रिफर्स टू एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। टू से दैट ए पर्सन इज़ फिज़िकली हेल्थी, all the body parts should be there, all of them are in their natural place and position, none of them has any pathology, all of them are doing their physiological function properly and they work with each other harmoniously। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि फ़िज़िकल हेल्थ किसे कहते हैं? तो फ़िज़िकल हेल्थ हम कहते हैं एक ऐसे हेल्थ को कि जिसमें एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी हो। एनाटॉमिकल इंटीग्रिटी मीन्स के एनाटॉमिकली वो बंदा जो है नॉर्मल हो, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हो और सब जो है अपने नेचुरल हालत में मौजूद हो, और उसकी फिजियोलॉजी जो है वो भी ठीक हो, उसका पूरा बॉडी जो है उसके फंक्शन भी ठीक हो। अगर हम कहते हैं कि फ़िज़िकली एक बंदा हेल्थी है तो हम ये कब कह सकते हैं? अगर उसके तमाम बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट है और वो जितने भी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है वो अपने नेचुरल प्लेस और नेचुरल पोजीशन में है, उनमें कोई भी जो है वो पैथोलॉजी नहीं है, वो तमाम अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और
सब जो है वो हारमोनियसली कर रहे हैं। हारमोनियसली मीन्स के बैलेंसली कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत में कोई बंदा है तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये पर्सन जो है ये फिज़िकली हेल्थी है। सोशल हेल्थ। Social health is the ability to make and maintain acceptable interaction with other people. सोशली हेल्थी हम उस बंदे को कहते हैं कि अगर उसमें ये एबिलिटी हो कि वो एक्सेप्टेबल इंटरेक्शन जो है दूसरे लोगों के साथ, जो जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो बना सके और उनको मेंटेन रख सके। कि अगर किसी इंसान में ये एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ एक्सेप्टेबल इंटरेक्शन बना सकता है और फिर उनको मेंटेन रख सकता है, तो वो बंदा कहलाता है सोशली हेल्थी पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू फील सैड व्हेन समबडी क्लोज टू यू पासेस अवे, कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के जो करीबी लोग होते हैं, कोई भी करीबी लोग अगर वो पास अवे हो जाए तो आपको उसमें दुख हो। इसका मतलब ये है कि आप किसी की खुशी में जो है वो खुश हो जाते हैं, किसी की दुख में उसके साथ दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके उनके साथ एक्सेप्टेबल इंटरेक्शंस है, आप एक्सेप्टेबल इंटरेक्शंस बना रहे हैं और उनको मेंटेन कर पा रहे हैं, मींस कि आप सोशली हेल्थी हैं। Social factors affecting health like nutrition, housing, employment, entertainment, family well-being, etc. कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि सोशल फैक्टर्स में से एक फैक्टर न्यूट्रिशन है। अगर न्यूट्रिशन ठीक है तो बंदा जो है वो हेल्थी हो सकता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन में कोई मसला आ गया, माल न्यूट्रिशन अगर हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बंदा जो है वो हर एक चीज़ को यूज़ कर रहा है, या उसको पुअर न्यूट्रिशन है, उसको चीज़ें जो है ज़रूरी जो उसके बॉडी के लिए है वो उसको मिल नहीं रही हैं, तो दोनों हालत में जो है हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। और हाउसिंग, अगर लोग जो है उनके घर नहीं है, वो सड़क पे रह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि उनका हेल्थ भी इससे इफ़ेक्ट होगा। या फिर उनका हाउस है लेकिन हाउस का जो एनवायरनमेंट है वो अगर ठीक नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सैनिटेशन का मसला है, इस किस्म की हाउसिंग है, तो फिर उस टाइम भी ये एक ऐसी फैक्टर है जो कि उनके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बंदा जो है वो गरीब होगा, और जब गरीब होगा तो फिर उसको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होती है वो सब उसको नहीं मिलेंगी, न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिलेंगी। और दूसरी तरह अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, जॉब्स नहीं मिलते हैं, तो फिर लोग जो है वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं और उनका मेंटल हेल्थ फिर ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इंटरटेनमेंट, अगर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वो इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल वो जो है ख़ुद को अलग रखते हैं, लोग सोशली जो है वो एंटी सोशल होते हैं, इस तरह इंटरटेनमेंट वगैरह नहीं करते, तो वो भी, उनकी भी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये इंटरटेनमेंट भी एक सोशल फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है। और दूसरी बात, फैमिली वेलबींग, अगर फैमिली वेलबींग है, फैमिली में कोई मसले नहीं है, कोई स्ट्रेस वगैरह फैमिली की तरफ से नहीं है, तो फिर एक बंदा जो है वो सही तरीके से हेल्थी रह सकता है। लेकिन अगर फैमिली में मसले मसाइल चल रहे हैं, फैमिली में वेलबींग नहीं है, तो ये भी एक ऐसी सोशल फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ क्या है स्टूडेंट्स? एबिलिटी टू लर्न एंड थिंक क्लियरली, यानी सही तरीके से क्लियरली सोचने और क्लियरली लर्न करने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है मेंटल हेल्थ। कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात हमारे सामने आ जाती है तो हम उसको लर्न करें और हम जो है सही तरीके से सोच सके, क्लियरली सोच सके। तो फिर अगर हम क्लियरली सोच सकते हैं, अगर हमें एबिलिटी है कि कोई इंफॉर्मेशन आ जाए और हम उसे लर्न कर ले, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्थी हैं। A person with good mental health is able to handle day-to-day events and obstacles, work toward important goal and function effectively in society. एक बंदा जिसका गुड मेंटल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ अगर किसी शख्स का सही हो तो वो इस एबल होता है कि जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं, यानी रोज़मर्रा के जो इवेंट्स होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको वो हैंडल कर सकता है, उनके साथ वो कोपिंग कर सकता है, उनको वो हैंडल कर सकता है और अपने जो इम्पोर्टेंट गोल है उनके लिए वो आसानी से जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, काम कर सकता है और अपनी सोसाइटी में वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन कर सकता है। मेंटल हेल्थ के बगैर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिज़ीज़ की डिफिनीशन लिखी गई है, या आप लोगों को पता है पहले से कि डिज़ीज़ किसे कहते हैं। तो डिज़ीज़ इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम पैथोलॉजी और एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में कोई पैथोलॉजी है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी अगर एग्जिस्ट करती है, बॉडी में कोई पैथोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तो उस टाइम हम कहते हैं ये डिज़ीज़ है। विच इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्शन यूजिंग एक्सेप्टेबल इन्वेस्टिगेशन मेथड। और ये जो एबनॉर्मेलिटी और पैथोलॉजी है, अगर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हो एक्सेप्टेड जो इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है उनके थ्रू, अगर हम किसी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी या फिर पैथोलॉजी डिटेक्ट कर ले, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है इसको डिज़ीज़ है, ये जो बंदा है इसको डिज़ीज़ है। इलनेस क्या है? इलनेस इज़ द सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ ए पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। यानी इलनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। इस सब्जेक्टिव फीलिंग है, इस है का मतलब ये है कि इसमें बंदा जो है वो ख़ुद महसूस करता है इलनेस को, बाहर से कोई नहीं देख सकता कि इलनेस है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव स्टेट कहा गया है। इसमें एक बंदा जो है वो फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल, उसको इस तरह फील होती है कि वो सही तरीके से वो वेल बीइंग नहीं है, वो जो है वेल नहीं है, ठीक नहीं है, इस तरह फीलिंग होती है। तो ये जो फीलिंग होती है ये इलनेस कहलाती है। और इलनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, इसके जो काजेज़ वगैरह है वो मालूम हो। मींस के डिज़ीज़ जो है उसकी कोई स्पेसिफ़िक काजल फैक्टर्स वगैरह होती है, उसकी कोई एक पैथोलॉजी जो है वो बॉडी में डेवलप हो रही होती है जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है। लेकिन इलनेस जो है, कभी कभार इलनेस जो है वो बग़ैर किसी डिज़ीज़ के भी हो सकती है। कोई जनरल फीलिंग ऑफ मेलेस हो जाए और वो थोड़ा ज़्यादा हो तो वो भी जो है इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। सिकनेस क्या है? Sickness is a state of social dysfunction, a role that an individual assumes when ill। यानी अगर एक बंदा जो है वो सोशली डिसफंक्शन हो जाए, एक ऐसी हालत में, एक ऐसी स्टेट में चला जाए कि जिसमें वो सोशली डिसफंक्शन है, सोशली वो बिल्कुल जो है फंक्शनल नहीं है, तो फिर ये सिकनेस कहलाती है। और ये लोग तब करते हैं जब वो इल होते हैं। तो इलनेस के दौरान जब बंदा जो है वो इलनेस फील करता है, तो फिर वो उसके जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा नहीं कर पाता, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करना है ये कहलाता है सोशली डिसफंक्शन होना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है हेल्थ फॉर ऑल एंड आल्मा आटा डिक्लेरेशन। हेल्थ फॉर ऑल के लिए जो आल्मा आटा में जो डिक्लेरेशन की गई थी उसके बारे में बताया है। मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ। ये एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी प्राइमरी हेल्थ केयर पे, और ये किसने स्पॉन्सर्ड किया था? स्पॉन्सर्ड करने का मतलब है सपोर्ट करना। तो ये जो WHO और जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, तो यूनिसेफ और WHO ने इसको सपोर्ट किया था, जॉइंटली इसको सपोर्ट किया था, जो कि एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर के। 12 सितंबर 1978 आल्मा आटा इन सोवियत काज़ाकिस्तान। ये 12 सितंबर 1978 को हुई थी और आल्मा आटा में हुई थी जो कि काज़ाकिस्तान में है। तो स्टूडेंट्स ये डेट आपने याद रखनी है आल्मा आटा डिक्लेरेशन की, इससे MCQs बन सकती हैं। Representatives of 134 nations agreed the terms of a Solomon Declaration। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 134 नेशन के, यानी जो गवर्नमेंट थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। 134 नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब एक डिक्लेरेशन थी, एक सलमन, एक पुख्ता डिक्लेरेशन थी जिस पे वो सब एग्री हो गए थे। वो कौन सा डिक्लेरेशन था? उन्होंने क्या किया था? प्लेजिंग अर्जेंट एक्शन बाय ऑल गवर्नमेंट्स एंड हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। यानी उन्होंने उस दिन अहद किया था, प्लेजिंग मीन्स के अहद किया था, वादा किया था कि वो तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो और तमाम हेल्थ और हेल्थ डेवलपमेंट के जो वर्कर्स है वो और तमाम दुनिया के जो कम्युनिटी है वो सब मिल के कुछ अर्जेंट एक्शंस लेंगे, और उन अर्जेंट एक्शंस का जो मकसद है वो हेल्थ को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना होगा।
प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये हेल्थ एजुकेशन का यूनिट था, तो उसमें भी आप लोग ये चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखनी है। जो डेट वगैरह इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, जो 134 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र हुआ है, ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। Primary health care is essential health care based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation and at a cost that the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination. प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर है, और ऐसी एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि प्रैक्टिकली साइंटिफिकली साउंड हो। साइंटिफिकली साउंड होने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो उसको सपोर्ट करे, और वो जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है वो भी उसको सपोर्ट करे, और ये मेड यूनिवर्सली एसेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ इन द कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी फैमिलीज़ हैं, ये सबको एसेसिबल हो, सब लोग इसको एसेस कर सके थ्रू दियर फुल पार्टिसिपेशन, और इसमें उनकी फुल पार्टिसिपेशन शामिल हो, और ये ऐसी कॉस्ट पे हो, इसकी कॉस्ट इतनी हो कि कम्युनिटी और कंट्री जो है वो इसको अफोर्ड कर सके, चाहे उसकी डेवलपमेंट स्टेज जैसी भी हो, चाहे वो गरीब मुल्क है, चाहे वो अमीर मुल्क है, उसकी डेवलपमेंट जो है, उसकी जो सेल्फ रिलियंस यानी उसकी जो ख़ुद इन्हिसारी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी जो ख़ुद अरादियत है, वो जैसे भी हो, जिस भी स्टेज में हो, तो उस स्टेज में वो इसको अफोर्ड कर सके, ऐसी कॉस्ट में होना चाहिए। तो ऐसी जो हेल्थ केयर होती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर कहलाती है। व्हाट इज़ हेल्थ प्रमोशन? अब देख ले स्टूडेंट्स के हेल्थ प्रमोशन क्या है। Health promotion is the process of enabling people to exert control over the determinants of health and thereby improve their health. हेल्थ प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू लोग जो है वो इनेबल होते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो हेल्थ के जो डिटरमिनेंट्स है, जो हेल्थ के बेसिक्स है, उन पे कंट्रोल करते हैं, और हेल्थ के बेसिक्स पे जब वो कंट्रोल करते हैं तो इसके थ्रू वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हेल्थ के बेसिक्स मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ कोई भी डिज़ीज़ जो है उससे बचने के लिए सही तरीके से सफाई का ख्याल रखना, हैंड वॉशिंग करना, इम्यूनाइजेशन करना डिजीज़ से बचने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस है जो कि हम हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, डिजीज़ वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह से बचने के लिए करते हैं, वो सब हेल्थ के डिटरमिनेंट्स में आते हैं। तो ये जो हेल्थ के डिटरमिनेंट्स, हेल्थ के जो बेसिक्स होते हैं, वो अगर कंट्रोल में रहे तो फिर जाके हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। और इन बेसिस को, हेल्थ के बेसिस को कंट्रोल में रखने की जो प्रोसेस होती हैं, जो कि लोगों को इनेबल करवाती है कि वो कंट्रोल कर सके, तो वो कहलाती हैं हेल्थ प्रमोशन। Health promotion is a process directed toward enabling people to take action. हेल्थ प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लोगों को इनेबल करती है कि वो एक्शन लें। वो हेल्थ प्रमोशन कुछ इस तरीके से, कुछ इस डायरेक्शन में काम करती है कि वो लोगों को इनेबल करती है कि वो एक्शन ले अपने हेल्थ के लिए। Thus, health promotion is not something that is done on or to people. It is done by, with and for people, either as individual or as groups. तो इसीलिए हेल्थ प्रमोशन जो है, हम नहीं कह सकते कि हेल्थ प्रमोशन लोगों पे या लोगों के साथ की जाती है। हेल्थ प्रमोशन जो है ये लोगों से करवाई जाती हैं, लोगों के साथ मिल के की जाती है और लोगों के लिए की जाती हैं, चाहे वो ग्रुप्स हो या फिर वो इंडिविजुअल्स हो, उनके लिए हम करते हैं, उनको साथ लेके करते हैं, उनसे करवाते हैं। The purpose of this activity is to strengthen the skills and capabilities of individuals to take action and the capacity of groups or communities to act collectively to exert control over the determinants of health and achieve positive change.
इस एक्टिविटी का हेल्थ प्रमोशन का पर्पस ये होता है कि जितने भी लोगों के स्ट्रेंथ जितने भी लोगों के स्किल्स हैं, उनके कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करे, उनको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन करे, उनको पावर दे, ताकि वो लोग जो है एक्शन ले सके और उनमें जो कैपेसिटीज़ ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में जो कैपेसिटीज़ है उनको यूज़ करते हुए वो कलेक्टिवली एक साथ हेल्थ के जो डिटर्मिनेंट्स है उन पे वो कंट्रोल करे, और उन पे अगर वो कंट्रोल करेंगे तभी जाके वो पॉजिटिव चेंज को अचीव कर सकेंगे। द टू मेन अप्रोचेस टू प्रमोटिंग हेल्थी बिहेवियर, कुछ जो है वो मेन अप्रोचेस हैं, टू मेन अप्रोचेस हैं कि जिसके थ्रू हेल्थ बिहेवियर जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। द हेल्थ एजुकेशन मॉडल हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन मॉडल है। ये एक अप्रोच है कि जिसके थ्रू क्या किया जाता है, हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है। तो लिखा है कि हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने पे है कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर जो है उसको किसी ना किसी तरीके से चेंज किया जा सके, उसकी जो हेल्थी बिहेवियर है उसको प्रमोट किया जा सके। द हेल्थ प्रमोशन मॉडल, और दूसरा जो है वो हेल्थ प्रमोशन मॉडल है। ये टू अप्रोचेस है हेल्थी बिहेवियर के। तो हेल्थ प्रमोशन मॉडल क्या है, विच डिफर्स फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन मॉडल बाय लुकिंग बियॉन्ड द इंडिविजुअल एंड प्लेसिंग हेल्थ इन ए सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ये जो है ये हेल्थ एजुकेशन मॉडल से कुछ अलग है, डिफर है, क्योंकि ये क्या करती है, ये लुकिंग बियॉन्ड द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के बियॉन्ड देखती है, इंडिविजुअल को नहीं देखती, उसके बियॉन्ड देखती है। एंड प्लेसिंग हेल्थ इन सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, और ये हेल्थ को समाजी और सियासी फ्रेमवर्क के अंदर देखती है। यानी जो हेल्थ प्रमोशन मॉडल है इसका ये कहना है कि अगर समाजी और सियासी तौर पे फ्रेमवर्क्स बनाए जाए तो उनके थ्रू जो है ख़ुद ब खुद एक इंसान जो है वो अपना हेल्थ प्रमोट करता जाएगा। हेल्थ प्रमोशन मॉडल का यही कहना है। देयर इज़ increasing recognition that a person's health and health choices are affected by factor। तो ज़ाहिरी सी बात है कि इंक्रीजिंगली ये रिकॉग्निशन हो रही है, ये बात पहचानी जा रही है, जानी जा रही है कि एक इंसान की हेल्थ और उसके जो हेल्थ चॉइसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर की वजह से, एजुकेशन की वजह से। ज़ाहिरी सी बात है कि एक बंदा एजुकेटेड अगर है, उसको चीज़ों का पता है, तो वो अपने हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग इलिटरेट हैं, एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो वो फिर इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। अगर इनकम ठीक नहीं है तो फिर न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी, रहन सहन ठीक नहीं होगी, और हेल्थ जो है वो ठीक नहीं हो सकती। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ज़ाहिरी सी बात है कि फिर भी हेल्थ मेंटेन नहीं हो सकती। एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें सैनिटेशन का मसला है, पानी जो है वो गंदा है, फूड जो है गंदा मिल रहा है, तो फिर भी जाके हेल्थ जो है वो प्रमोट नहीं हो सकती। एसेस टू हेल्थ सर्विस, अगर हेल्थ सर्विसेज तक एसेस नहीं है, हेल्थ सर्विसेज का पता नहीं है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से उनको जो है एसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी जो है हेल्थ प्रमोट नहीं हो सकती। और अगर सोशल सपोर्ट नहीं है, तो सोशल सपोर्ट के बगैर भी पॉसिबल नहीं है कि हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। रोल एंड रिलेवेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। अब देख लें स्टूडेंट्स के रोल और रिलेवेंस क्या है हेल्थ प्रमोशन की, यानी हेल्थ प्रमोशन की जितने भी रोल है वो क्या है। तो लिखा है हेल्थ प्रमोशन विल इंक्लूड कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज फर्स्ट डिस्क्राइब इन द Ottawa Charter is developing personal skills, strengthening community action and creating supportive environments for health backed by health policy, public policy and reorient health services toward health promotion। इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ प्रमोशन है उसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ जो है वो कंबाइंडली इंक्लूड है। और कौन से स्ट्रेटजीज़, जो स्ट्रेटजीज़ ऑटावा चार्टर में बताए गए थे वो स्ट्रेटजीज़ कंबाइंडली हेल्थ प्रमोशन के अंदर इंक्लूड की गई है।
ऑटावा चार्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो ऑटावा है ये कैपिटल है कनाडा का, और जो चार्टर है, चार्टर मीन्स के फॉर्मल स्टेटमेंट। तो ऑटावा के मकाम पे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ प्रमोशन पे, जो कि 21 नवंबर 1986 को हुई थी। तो उस टाइम कुछ फॉर्मल स्टेटमेंट्स दी गई थी जिन्हें चार्टर कहा जाता है, और उन जो चार्टर्स है उनमें कुछ हेल्थ प्रमोशन के स्ट्रेटजीज़ बयान किए गए थे। तो हेल्थ प्रमोशन के अंदर तब से लेके आज तक कंबाइंडली ये स्ट्रेटजीज़ जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स, के ख़ुद के जो पर्सनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, कम्युनिटी एक्शंस को स्ट्रेंथन करना, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना हेल्थ के लिए, और यानी जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए क्रिएट की जाती है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? बेक्ड बाय हेल्थी पब्लिक पॉलिसी। वो जो है वो उसमें ज़रूरत होती है हिमायत की। बेक्ड बाय मीन्स के हिमायत की ज़रूरत होती है। जो पब्लिक पॉलिसी वाले होते हैं, हेल्थ पब्लिक पॉलिसी वाले, उनकी मदद की उसमें ज़रूरत होती है। और लिखा है कि रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज टुवर्ड हेल्थ प्रमोशन, और इसमें ये भी शामिल किया गया था कि जो जितने भी हेल्थ सर्विसेज है उनको दोबारा रीओरिएंट किया जाए और उनमें कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशंस वगैरह किए जाए जिसके थ्रू हेल्थ प्रमोशन हो। तो ये जितने भी स्ट्रेटजीज़ है, डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स हो गया, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन हो गया, क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स हो गया, और इसके अलावा हेल्थी पब्लिक पॉलिसी उसकी हिमायत करना, उन हेल्थी इन्वायरमेंट्स की हिमायत करे, उसके लिए काम करे, उसको फाइनेंस करे, उसको सपोर्ट करे, और जितने भी हेल्थ सर्विसेज है तो उनको दोबारा रीओरिएंट किया जाए, उसमें मॉडिफिकेशन की जाए हेल्थ प्रमोशन के लिए। तो ये सब कुछ हेल्थ प्रमोशन के अंदर कम्बिनेशन फॉर्म में इंक्लूड है। Health promotion will include actions directed at both the determinants of health and that are outside the immediate control of individual, including social, economic, and environmental condition, and the determinants which are more immediately control of individual, including individual health behaviors. हेल्थ प्रमोशन के अंदर दो किस्म के एक्शंस जो है वो इंक्लूड है। एक ऐसे एक्शंस है जो कि इंसान के इंडिविजुअल के इमीडिएट कंट्रोल में होते हैं। अगर इंसान चाहे, एक इंडिविजुअल चाहे तो इमीडिएटली उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और अपने आप का जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकता है। और कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी भी है, कुछ एक्शन ऐसे भी है जो उसके इमीडिएट कंट्रोल में नहीं होती, उनके लिए उसने प्रोलॉन्ग जो है वो काम करना होता है, और प्रोलॉन्ग काम के बाद फिर जाके उसको अचीव हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? हेल्थ प्रमोशन विल इंक्लूड एक्शन डायरेक्टेड एट बोथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के वो डिटर्मिनेंट्स जो कि आउटसाइड इमीडिएट कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल के इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है। वो कौन कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। एक इंसान की सोशल कंडीशन, उसके इकोनॉमिक कंडीशन और उसके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये हेल्थ के कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो कि इंसान के इमीडिएट कंट्रोल में नहीं होती। अब स्टूडेंट्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि हेल्थ के वो बेसिक्स, हेल्थ के वो डिटर्मिनेंट्स जो कि उसके इमीडिएट कंट्रोल में नहीं होती, जो कि वक्त के साथ साथ अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उन पे काम की जाए वो आगे जाके अचीव हो सकती हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को याद हो कि वो सोशल डिटर्मिनेंट, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट और एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह हैं। And the determinants within the more immediate control of individual, including individual health behavior. और वो determinants जो कि immediate control में हैं तो वो क्या है? इंडिविजुअल हेल्थ बिहेवियर है, कि इंसान का ख़ुद का हेल्थ बिहेवियर, कि वो कैसा बिहेव करता है टूवर्ड हिज और हर हेल्थ, तो वो उसके इमीडिएट कंट्रोल में होता है। अगर इंसान चाहे तो इसको वो अच्छी तरीके से जो है वो संभाल सकता है, इसके थ्रू हेल्थी बिहेवियर अपनाने के थ्रू अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकता है आसानी से। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन। अब देखिए स्टूडेंट्स के हेल्थ प्रमोशन के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि WHO ने डिटरमिन किए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हेल्थ प्रमोशन इन्वॉल्व्स द पॉपुलेशन एज ए होल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ रदर देन फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीजेस। यानी हेल्थ प्रमोशन तमाम पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को एज ए होल इन्वॉल्व करती हैं,
जैसे भी हो तमाम लोगों को इन्वॉल्व करती हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, उन सब को इन्वॉल्व करती हैं। रदर देन फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क फ्राम स्पेसिफिक डिजीज़, इसमें सिर्फ उन लोगों पे फोकस नहीं किया जाता जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए रिस्क पे हैं। इनमें तमाम लोग जो है एज ए होल इंक्लूड होते हैं, जिनको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ का कोई रिस्क ना भी हो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हेल्थ प्रमोशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड एक्शन ऑन द डिटर्मिनेंट्स आर कॉज ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ के बेसिक्स होते हैं, जो हेल्थ के काज होते हैं, जिन चीज़ों के थ्रू हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक्शन करना, ये हेल्थ प्रमोशन का काम होता है। हेल्थ प्रमोशन में क्या किया जाता है कि हेल्थ के जो बेसिक्स है जिनकी वजह से हेल्थ प्रमोट होती है, उनके लिए काम की जाती हैं, उनके लिए एक्शन ली जाती हैं। दिस रिक्वायर्स ए क्लोज कॉर्पोरेशन बिटवीन सेक्टर बियॉन्ड हेल्थ केयर रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशन विच इन्फ्लुएंट हेल्थ। और ये डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के लिए क्लोज कॉर्पोरेशन की ज़रूरत होती है सेक्टर्स के दरमियान, उन सेक्टर्स के दरमियान जो कि हेल्थ केयर पर रिफ्लेक्ट करती है, और द डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशन, और उन डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशंस पे जो है हमने देखना होता है, उनकी क्लोज कॉर्पोरेशन करनी होती है उनमें, उन कंडीशन डाइवर्सिटी ऑफ कंडीशंस के लिए जो कि जिसका इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ पे। Health promotion combines methods or approaches including communication, education, legislation, organizational change, community development, and spontaneous local activities against health hazard. हेल्थ प्रमोशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे अप्रोचेस जो है वो कंबाइंडली प्रेजेंट है, जैसा कि इसमें कम्युनिकेशन मेथड, एजुकेशन मेथड, लेजिस्लेशन, इसमें कानून को भी, कानून साजी जो है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस वगैरह जो किए जाते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, कम्युनिटी में जो चेंजेस लाई जाती है वो इंक्लूड है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए जो काम की जाती है वो इंक्लूड है, और कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस लोकल एक्टिविटीज़ जो कि हेल्थ हैज़र्ड्स के ख़िलाफ़ की जाती है। तो ये सब मेथड्स और अप्रोचेस कंबाइंडली हेल्थ प्रमोशन के अंदर इंक्लूड की गई हैं। हेल्थ प्रमोशन एम्स पार्टिकुलरली एट इफ़ेक्टिव एंड कंक्रीट पब्लिक पार्टिसिपेशन। हेल्थ प्रमोशन का मकसद ये होता है कि लोग जो है वो इफ़ेक्टिवली और कंक्रीटली पार्टिसिपेट करें। कंक्रीटली मीन्स के रियली सॉलिडली लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो। यही हेल्थ प्रमोशन का एम होता है, उसका मकसद होता है। दिस रिक्वायर्स द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिफाइनिंग एंड डिसीजन मेकिंग लाइफ स्किल। हमारे जो लाइफ स्किल्स होते हैं जो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं या डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो हेल्थ प्रमोशन उनको फर्दर डेवलप करने की कोशिश करती है ताकि हम अपने हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सही तरीके से डिफ़ाइन कर सके और फिर उनको रिमूव करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए सही तरीके से डिसीजन मेकिंग हम कर सके। हेल्थ प्रमोशन इज़ प्राइमरीली ए सोसाइटल एंड पॉलिटिकल वेंचर एंड नॉट मेडिकल सर्विस। ये जो हेल्थ प्रमोशन है ये बुनियादी तौर पर एक सोसाइटल और पॉलिटिकल वेंचर है, यानी एक समाजी और एक पॉलिटिकल, एक सियासी वेंचर है। वेंचर का मतलब है कि ये एक प्रोग्रेस है, एक समाजी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस है, ये कोई मेडिकल सर्विस नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो हेल्थ प्रमोशन है ये एक समाजी और एक सियासी तरक्की है, एक जर्नी है, ये कोई मेडिकल सर्विस नहीं है। Although health professionals have an important role in advocating and enabling health promotion, लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो हेल्थ प्रमोशन को इनेबल करते हैं, इसको एडवोकेट करते हैं, मींस इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये असल में एक समाजी और पॉलिटिकल वर्च्यून है। अगर समाजी तौर पे और पॉलिटिकली इसके लिए कोशिश की जाए तो आसानी से इसको अचीव की जा सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं।
तो इसमें कुछ डायमेंशंस है स्टूडेंट्स। फिज़िकल डायमेंशन है जिसकी वजह से हेल्थ और इलनेस जो है वो अफेक्ट होते हैं। इमोशनल डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, एनवायरमेंटल डायमेंशन है, सोशियो कल्चरल डायमेंशन है और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। फर्स्ट वन जो है वो फिज़िकल डायमेंशन है। फिज़िकल डायमेंशन किस तरीके से हेल्थ को और इलनेस को अफेक्ट करती है, तो लिखा है जेनेटिक मेकअप, एज, developmental level, race and sex are all part of individual physical dimension and strongly influence health status and health practices। जो इंसान की जेनेटिक मेकअप होती है, ज़ाहिरी सी बात है कि उसका उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। जेनेटिकली अगर एक बंदा बिल्कुल ठीक है तो उसको जो है कोई जेनेटिक डिज़ीज़ नहीं होगी, उसको फिर कोई हेल्थ का इतना इशू नहीं होगा। एज जो है वो इफ़ेक्ट करती है, वो जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इलनेस के लिए भी, और उनकी हेल्थ जो है वो जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाती हैं। डेवलपमेंटल लेवल अगर ठीक जा रही हो तो फिर एक इंसान जो है वो हेल्थी बन जाता है, और अगर डेवलपमेंटल लेवल में कोई मसला आ जाए तो फिर उससे जो है इलनेस काज होती है। ये एक ऐसी फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। कुछ डिजीज़ जो है वो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जो है वो कुछ ख़ास किस्म के नस्ल जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये सब जो है वो हिस्सा है फ़िज़िकल डायमेंशन का। जो इंडिविजुअल की फ़िज़िकल डायमेंशन होती हैं, हेल्थ हेल्थ यानी ऐसे फ़िज़िकल डायमेंशंस फैक्टर्स जो कि हेल्थ को इलनेस को अफेक्ट करती है, तो उनमें जेनेटिक मेकअप, एज, डेवलपमेंटल लेवल, रेस और जेंडर जो है ये इसके बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक हिस्सा है, और इसका स्ट्रोंगली इन सब का इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ पे और हेल्थ प्रैक्टिसेस पे। इमोशनल डायमेंशन, अब देखिए स्टूडेंट्स इमोशनल डायमेंशन का क्या है, तो लिखा है हाउ द माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट टू अफेक्ट बॉडी फंक्शन एंड टू रिस्पोंड टू बॉडी कंडीशन आल्सो इन्फ्लुएंस हेल्थ। के हाउ द माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट टू अफेक्ट बॉडी फंक्शन, हमारा जिस्म जो है वो बॉडी और माइंड किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है कि उस इंटरेक्शन की वजह से बॉडी फंक्शन जो है वो अफेक्ट होती हैं, और बॉडी का जो है वो बॉडी कंडीशंस का रिस्पोंड करना ये भी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अफेक्ट द बॉडी सिस्टम एंड एंजाइटी अफेक्ट हेल्थी हैबिट्स। अगर बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेता है तो उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से बॉडी सिस्टम्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा एंजाइटी जो है वो बंदे के हेल्थ हैबिट्स जो है उनको अफेक्ट करती हैं। हेल्थ हैबिट जो बंदा कर रहा होता है, तो अगर उसको एंजाइटी हो जाए तो ड्यूरिंग एंजाइटी वो नहीं कर सकता। कन्वर्सली calm acceptance and relaxation can actually change body response to illness। इसके बरअक्स अगर हम देखें कि अगर पुरसुकून एक्सेप्टेंस की जाए, कैलमली चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए और रिलैक्सेशन के साथ काम किया जाए, तो इससे जो इलनेस होती है तो उसको जो बॉडी के रिस्पॉन्स है उनमें अच्छी चेंजेस आती हैं। यानी इलनेस को बॉडी सही तरीके से इस टाइम रिस्पॉन्स करती है। तो इसीलिए इमोशनल डायमेंशन जो है इसका भी बड़ा रोल है। ये भी एक ऐसी फैक्टर है जो कि हेल्थ को और इलनेस को अफेक्ट करती है। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, जो जहानत की जो डायमेंशन होती है, जो इंटेलेक्चुअली उसका क्या रोल होता है। द इंटेलेक्चुअल डायमेंशन encompasses cognitive abilities, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखिए स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड और उसके पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो शामिल है। ये तीन आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनकम्पास है, शामिल है। तो वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है और पास्ट एक्सपीरियंस है। These influence a client responses to teaching about health and reaction to health care during illness। ये जितनी भी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव एबिलिटी हो गई, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, ये क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। कि जब हम क्लाइंट को टीच करते हैं हेल्थ के बारे में, उसको कोई हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं,
कोई ड्यूरिंग इलनेस हम उसको हेल्थ केयर के लिए जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में समझाते हैं, तो उस पे इन चीज़ों का बड़ा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं तो वो आसानी से चीज़ों को समझ जाएगा। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक है, उसको चीज़ों के बारे में पहले से कुछ पता है, कुछ उसको इंफॉर्मेशंस है, तो फिर वो आसानी होगी उसको समझने में। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे है कि पहले से उसकी कोई एक्सपीरियंस है उस इलनेस से रिलेटेड या उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो फिर उसको उसमें आसानी होती है हैंडल करने में। तो इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। दे आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन हेल्थी बिहेवियर। हेल्थी बिहेवियर अचीव करने में भी इनका बड़ा मेजर रोल होता है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इन्वायरमेंट का क्या वो इन्फ्लुएंस होता है, तो लिखा है द इन्वायरमेंट हैज़ मेनी इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। हेल्थ पे इन्वायरमेंट के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं और इलनेस पे भी इसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लाइमेट एंड पोल्यूशन ऑफ एयर, फूड एंड वाटर। जैसा कि हाउसिंग होगी, अगर हाउसिंग ठीक नहीं है, अगर सैनिटेशन नहीं है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव आ रही है, एयर पोल्यूटेड हो रहा है, फूड पोल्यूटेड हो रहे हैं, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है वो हेल्थ और इलनेस को अफेक्ट करती है और ये इन्वायरमेंटल डायमेंशन में इंक्लूड है। सोशियो कल्चरल डायमेंशन। Health practices and beliefs are strongly influenced by a person's economic level, lifestyle, family and culture. जो हेल्थ प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हेल्थ बिलीव्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किन चीज़ों से? एक इंसान की इकोनॉमिक लेवल से, कि हेल्थ प्रैक्टिस करने के लिए उसका जो इकोनॉमिक लेवल है वो काफ़ी है या नहीं, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, फैमिली उसकी कैसी है, उसको सपोर्ट करती है या नहीं हेल्थ प्रैक्टिसेस अचीव करने में, और उसका कल्चर क्या है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, बंद होती हैं, तो फिर इसी वजह से उनका हेल्थ फिर उन वजह से, उन वजूहात की वजह से इफ़ेक्ट होता है। लो इनकम ग्रुप आर लेस लाइकली टू सीक हेल्थ केयर। जो लो इनकम ग्रुप होते हैं तो वो सही तरीके से हेल्थ केयर तलाश नहीं कर पाते हैं। टू प्रिवेंट आर टू ट्रीट इलनेस। अगर उनको इलनेस की प्रिवेंशन करनी हो या ट्रीटमेंट करनी हो तो दोनों टाइम वो लोग जो है लो इनकम की वजह से सही हेल्थ केयर जो है वो तलाश नहीं कर पाते। हाई इनकम ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड हैबिट्स एंड इलनेस। और जो हाई इनकम लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो मालदार लोग होते हैं, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड हैबिट्स उनकी होती हैं और इलनेसेस उनकी होती है, वो भी खुश नहीं होते, उनको बहुत सारा कुछ जो है वो स्ट्रेस होता है। द फैमिली एंड द कल्चर टू विच द पर्सन बिलोंग्स। उस वो फैमिली, वो कल्चर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जिससे वो बंदा बिलोंग करता है। कि डिटरमिन पैटर्न ऑफ लिविंग एंड वैल्यूज़, उसके जो पैटर्न ऑफ लिविंग, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उन सब को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अबाउट हेल्थ एंड इलनेस दैट आर ऑफन अनअल्टरेबल। हेल्थ के बारे में, इलनेस का के बारे में, उनके जो फैमिली और कल्चर रिलेटेड जो पैटर्न और जो पैटर्न ऑफ लिविंग और जो वैल्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं हेल्थ को। और दूसरी बात ये कि वो अनअल्टरेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है नाकाबिल तब्दीली होती है, तब्दीली उसमें नहीं आती, वो लोग उसको चेंज करना नहीं चाहते। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी इसमें इंक्लूड है। ये भी एक ऐसी फैक्टर है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है, इलनेस को अफेक्ट करती है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीव्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वे द पर्सन बिहेव्स इन हेल्थ एंड इलनेसेस। एक इंसान इलनेस के दौरान या अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जिस तरीके से बिहेव करता है, तो इसके जो बिहेवियर अपनाना है, इसमें स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स, फॉर एग्ज़ाम्पल के एज ए मुस्लिम हम क्या करते हैं, दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू करते हैं, और वज़ू का जो सही तरीका होता है उसके थ्रू अगर दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू की जाती है तो कितने बीमारियां जो है वो प्रिवेंट होती हैं, इससे कितना जो है वो सैनिटेशन प्रमोट होता है और हेल्थ जो है वो प्रमोट हो जाती है। और फिर जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे जो मेंटल इलनेसेस, एंजाइटी वगैरह, उन सब की जो है वो सही तरीके से उनकी मैनेजमेंट हो जाती है, वो सब जो है इससे रिलीव हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि स्पिरिचुअल डायमेंशन भी इसमें इंक्लूड है।
अच्छा स्टूडेंट्स, हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पे दी गई है। While the history of health education as an emerging profession is only a little over 100 years old, ये जो हेल्थ एजुकेशन का एक इमर्जिंग है, इसका जो उभरना है एज ए प्रोफेशन, एज ए स्पेसिफिक प्रोफेशन, तो यही कई 100 साल जो है वो ओल्ड है, ये इतना पुराना नहीं है। पहले हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक प्रोफेशन के तौर पे, एक जो है एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे ये इतना ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं थी, लेकिन अभी एक 100 साल जो है वो पहले से ये स्टार्ट हुआ है कि एक इमर्जिंग प्रोफेशन जो है वो बन गया है। The concept of educating about health has been around since the dawn of human, लेकिन जो कंसेप्ट है हेल्थ एजुकेशन का, कि हेल्थ के बारे में एक दूसरे को एजुकेट करने का, एक दूसरे को एजुकेशन देने का, इंफॉर्मेशन देने का जो कंसेप्ट है, ये जब इंसान पैदा हुआ था तभी से जो है ये चलता आ रहा है। कि पहले ज़माने में भी अगर हम देखें, अगर हम अहादीस ही सुन ले, अगर हम सहाबाए किराम के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसको स्टडी करें, उससे चीज़ें जो है वो अगर देखें, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें के जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि रात को सोते वक्त जो है लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, और जो वाटर जो होता है उसको सही तरीके से ढकना चाहिए, ताकि उस वाटर में कोई बिच्छू वगैरह जो है वो ना गिरे और उससे वो जहरीला ना हो और उसको पी के जो है लोगों की जान ना चली जाए। तो ये जितनी भी बातें होती है ये हेल्थ एजुकेशन ही है, कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये सारी बातें जो है वो पहले ज़माने से, इंसान जब पैदा हुआ था फर्स्ट टाइम दुनिया में, तो उस ज़माने से ये चलती आ रही है कंसेप्ट जो है हेल्थ एजुकेशन का। It does not stretch the imagination too far to begin to see how health education first took place during pre-historical era. यानी इसके लिए हमने हेल्थ एजुकेशन जो है इसको देखने के लिए कि पहले ज़माने में हेल्थ एजुकेशन जो थी वो कैसी थी, इसके लिए हमने कोई टू फार इमेजिनेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल एरा है वो इतनी पुरानी नहीं है कि एज ए इमर्जिंग प्रोफेशन जो है यही एक 100 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। Someone may have eaten a particular plant or herb and become ill. अगर हम देखें, हम इमेजिनेशन करने की कोशिश करें, टू फार भी अगर हम चले जाए, हम बहुत पहले ज़माने के बारे में अगर सोचें कि उस टाइम हेल्थ एजुकेशन कैसा हुआ करती थी, तो ये कोई इतनी बड़ी जो है इसके पीछे कोई कहानी नहीं छुपी है। लोग जब कोई चीज़ जो है वो खाते थे, कोई भी पार्टिकुलर प्लांट, कोई भी जड़ी बूटी वगैरह खाते थे और इससे वो बीमार हो जाते थे, उनको इससे तो कोई नुकसान हो जाती थी, इल हो जाते थे, तो that person would then warn, educate other against eating the same substance। तो वो लोग जो किसी प्लांट को खा के, किसी हर्ब को यूज़ करके, किसी जड़ी बूटी को यूज़ करके वो इल हुए, वो बीमार हुए, तो वो दूसरों को ये इस बारे में वार्निंग देते थे। वार्निंग मीन्स कि उनको एजुकेट करते थे। ये जो वार्निंग देना था उनका, ये एजुकेट करना था कि ये प्लांट जो है वो, ये हर्ब जो है वो यूज़ ना करे, इससे मैं इस तरह मुझे बीमारी हुई है तो आप लोगों को भी हो सकती हैं। Conversely, इसके बरअक्स, someone may have ingested a plant or herb that produce a desired effect। अगर कोई जो है किसी प्लांट को इंजेस्ट कर ले, किसी जड़ी बूटी को इंजेस्ट कर ले और इससे जो वो इफ़ेक्ट चाहता था, जो वो डिज़ायर चाहता था, वो डिज़ायर अगर उसको कोई पेन हो रहा था, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फिन का जो है वो जो ओपियम पॉपी प्लांट होता है उससे थोड़ा कुछ जो है वो खा लिया है और पेन जो है उसका थोड़ा ठीक हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कफ़िंग के लिए अभी भी जो है हमारे गाँव में, घरों में जब बहुत ज़्यादा कफ़िंग करते हैं तो कफ़िंग के लिए वही जो अफ़ीम होती हैं वो दे देते हैं। जब अफ़ीम दे देते हैं तो उससे कुछ वक्त बाद जो है वो कफ़िंग में थोड़ा आराम आने लगता है और कफ़िंग की वजह से जो चेस्ट पेन हो रही होती है तो वो भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो इस तरह अगर कोई प्लांट इंजेस्ट कर लेता और उसमें कोई बेहतरी आती, कोई डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आती, तो फिर दैट पर्सन वुड देन इनकरेज अदर्स टू यूज़ दिस सब्सटेंस। वो बंदा फिर दूसरे लोगों को बताता इस बारे में कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको मैंने खाया था तो ये इफ़ेक्ट हुआ, आप लोग भी इसको इस्तेमाल किया करें। तो ये जो उनका इनकरेज करना है ये भी एक हेल्थ एजुकेशन है कि वो इस तरह हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दिया करते थे। हेल्थ एजुकेशन की डिफ़िनीशन दी गई है यहाँ पे
हेल्थ एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज बाय डिफरेंट अथर्स एंड एक्सपर्ट्स। बहुत सारे अथर्स ने डिफरेंट तरीक़ों से हेल्थ एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है। ये लॉरेंस ग्रीन जो कि एक साउथ अफ्रीकन एक जर्नलिस्ट थे, एक राइटर थे, उन्होंने हेल्थ एजुकेशन को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है कि ए कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन टू फैसिलिटेट वॉलंटरी एक्शंस कंडूसिव टू हेल्थ। कि हेल्थ एजुकेशन लर्निंग एक्सपीरियंसेस का एक कम्बिनेशन है जिसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसके थ्रू वॉलंटरी एक्शंस जो है उनको फैसिलिटेट किया जाए, यानी लोगों से कुछ ऐसे काम करवाए जाए जो कि कंडूसिव टू हेल्थ हो। कंडूसिव मीन्स के साजगार हो, हेल्थ के लिए साजगार हो। तो हेल्थ के लिए साजगार एक्शन करवाने के लिए जो एक्सपीरियंसेस की कम्बिनेशंस को डिज़ाइन की जाती है तो वो कहलाती है हेल्थ एजुकेशन, लॉरेंस ग्रीन के मुताबिक। WHO ने कैसे डिफ़ाइन किया है इसको? WHO डिफाइंड हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ये WHO ने हेल्थ की डिफिनीशन, स्टूडेंट्स ये हेल्थ एजुकेशन की डिफिनीशन थी, और ये WHO ने जो हेल्थ को डिफ़ाइन किया है वही हेल्थ की डिफिनीशन है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें बंदा फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होता है। और ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कोई डिज़ीज़ और कोई कमज़ोरी नहीं है तो वो हेल्थ है, ये नहीं कह सकते। हेल्थी हम उस बंदे को कह सकते हैं जो कि कंप्लीट फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग हो। ये वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल है जिसका मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल का एक एसेंशियल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हेल्थ एजुकेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हेल्थ अवेयरनेस है, यानी हेल्थ एजुकेशन है। दूसरे नंबर पे एसेंशियल मेडिकेशंस है, एसेंशियल मेडिकेशन प्रोवाइड हो प्राइमरी हेल्थ केयर में, ये इंक्लूड है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके, इम्यूनाइजेशन किया जा सके, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो है उसको मेंटेन किया जा सके, न्यूट्रिशन को प्रमोट किया जा सके, न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जाए कि न्यूट्रिशन सही तरीके से वो अपनाई जाए, एनवायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जाए, उसको भी ख़ुद से जो है वो प्रिवेंट किया जाए, ख़ुद पे हावी होने ना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्कल कहलाती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी हैं। What is health education? Health education is a process by which people learn and change their health habits and attitudes through providing necessary information and motivating people. हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिन मोटिवेशंस को यूज़ करते हुए वो लोग सीख जाते हैं और अपने हेल्थ हैबिट्स को चेंज करते हैं, अपने हेल्थ एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, जिनकी वजह से उनका हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। Health education is a voluntary adaptation of behavior which will improve health. हेल्थ एजुकेशन एक वॉलेंट्री एडाप्टेशन है कि बंदा चाहते हुए इसको अडॉप्ट करता है और अपने बिहेवियर को चेंज करता है, एक ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करता है जो कि हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। हेल्थ एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल टू मेंटेन हेल्थी प्रैक्टिसेस एंड लाइफ स्टाइल। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हेल्थी प्रैक्टिस, हेल्थी लाइफ स्टाइल्स को इन्फॉर्म करती है, बताती है कि हेल्थी प्रैक्टिसेस, हेल्थी लाइफ स्टाइल कौन कौन सी होती हैं, फिर उनको मोटिवेट करवाने की कोशिश करती हैं और फिर लोगों के साथ हेल्प करती हैं कि वो किस तरीके से इसको मेंटेन कर सके, हेल्थी प्रैक्टिसेस और हेल्थी लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन कर सके। गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के मेजर 4 गोल्स है कि हेल्थ एजुकेशन हम क्यों देते हैं। हेल्थ प्रमोशन के लिए देते हैं ताकि हेल्थ को प्रमोट कर सकें, डिज़ीज़ प्रिवेंशन के लिए देते हैं ताकि डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें, एयरली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के लिए देते हैं कि हम एयरली डायग्नोस करें और मैनेज करें, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज जितने भी है उनकी यूटिलाइजेशन के लिए हम देते हैं कि उनकी हम यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सके, सही तरीके से उनकी यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये 4 जो है वो गोल्स है हेल्थ एजुकेशन का। यही गोल अचीव करने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप डाल दें। मैं इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।